अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सूर्या मित्तल साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। यार आजकल तो इलेक्शंस चल रहे हैं, मतलब शुरू होने वाले मेरे 19 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बड़ी तैयारियां हो रही होंगी और काफी अलग अलग होगा जो इलेक्शंस में होता है नेचुरली। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी नेक्स्ट, क्योंकि आपके यहाँ तो पहले से पता नहीं होता, वैसे तो काफी आइडिया है कि मोदी जी दोबारा आ रहे हैं, लेकिन पहले से हमारे यहाँ पता लग जाता है कि कौन आ रहा है, लेकिन भारत को पता नहीं होता। आपके ख्याल से जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके पास क्या चैलेंजेस होंगे? कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो, चाहे बेशक पीएम मोदी ही दोबारा आए, उनके लिए आगे कुछ चैलेंजेस होंगे, कंट्री के लिए भी, इंटरनेशनली भी। अभी आपने देखा कि ईरान और इसराइल के बीच में भी एक आपने देखा जो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, या उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो बातें की, उसके ऊपर भी लोग कई बार हम सोचते हैं कि जाहिर है कि दोनों कंट्रीज के साथ भारत के टर्म्स अच्छे हैं। तो आपके ख्याल से कौन से चैलेंजेस गवर्नमेंट के सामने आने वाले हैं? धन्यवाद आरजू। पहले तो आपको और पूरे पाकिस्तान को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए आरजू, आपने जो कहा ना कि कौन से नए चैलेंजेस, भारत की जो नई सरकार बनेगी, और ये 100% जैसा कि भारत के अंदर इस समय में माहौल है, वातावरण है, और पिछले 10 साल में जो यूपीए 1 और यूपीए 2 के जो भ्रष्टाचार के बाद एनडीए 1 और एनडीए 2 आया नरेंद्र मोदी जी का 2014 के बाद से, उसके बाद जो स्थिति बनी है, उस स्थिति में आप देखिए कि एक देश में राष्ट्रवाद का ज्वार है, एक देश में विकास का ज्वार है। एक देश के अंदर इस समय स्थिति इस प्रकार की है कि आप किसी से भी पूछेंगे कौन आएगा, तो कहेंगे मोदी जी आएंगे। जो मोदी जी ने नारा दिया था 400 पार का, मैं आपको बता दूं आरजू, ये अतिशयोक्ति नहीं है। ये 410 से 412 सीटें एनडीए को मिलेंगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है खुद 380 से ज्यादा सीटें जीतेगी। दूसरी चीज, आपने कहा कि चैलेंजेस, देखिए चैलेंजेस तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी के पास थे, और 2014 में जब वो सत्ता उन्होंने संभाली थी, तो देश की अर्थव्यवस्था 12वीं अर्थव्यवस्था थी विश्व के अंदर। देश के अंदर जो है भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पे था। देश का फॉरेक्स रिजर्व डाउन था। देश, हमारे भारत के अंदर जो सेनाएं हैं उनकी जो तैयारी मान लीजिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो चैलेंजेस थे वो सब थे। 10 साल के अंदर भारत की जो सरकार थी, उन्होंने भारत को एक नया भारत बनाने का जो संकल्प लिया था, उसके ऊपर वो आगे। अब आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो पुरानी योजनाएं जो 2014 से लागू की गई, 2019 में लागू की गई, उनको अब आगे एक्सपेंशन का टाइम है। अब जो 2024 में मोदी जी आएंगे, फुल फ्लैश मेजोरिटी के संग आएंगे, 2/3 मेजोरिटी के संग आएंगे, बड़े डिसीजन लिए जाएंगे। अब देखिए कि मोदी जी ने अभी अपने इंटरव्यू में कहा कि माल कहीं का भी बने, लेकिन पसीना भारतीय हिंदुस्तानी होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि पाकिस्तान जो चीन है, उसके संग जो हमारी प्रतिस्पर्धा है, उसके अंदर हम कहीं ना कहीं एज लेने की कोशिश करेंगे। हम ये चाहेंगे कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो है देश विश्व के अंदर, उन सभी का जो कारखाने हैं वो हिंदुस्तान में लगने चाहिए। एलन मस्क की आपने देखा होगा, इंटरव्यू में एक जिक्र हुआ था, तो टेस्ला भी भारत में बनेगी, एप्पल बन ही रहा है। उसके अलावा जो जो कारखाने चीन में लगे हुए थे, उनको हम भारत में लेके आएंगे। भारत के अंदर हम 70% युवा जनसंख्या वाला देश है, 70 क्यों 80 मानूंगा मैं तो। और हमारे को, हम पारंगत भी है हर चीज में, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उसको हम अभी आगे और बढ़ाने वाले। अब रही बात इंटरनेशनल रिलेशन की, जो आपने कहा, आज की डेट में किसी से भी, पूरे विश्व में मैं ये बताऊं आपको, किसी भी मुल्क से भारत के रिश्ते जो हैं वो कड़वे नहीं है, मीठे हैं या सम है। अब आपने जिक्र किया लड़ाई का, ईरान की और इजराइल की, तो देखिए ये उनका अपना एक, जो मैं ये कहूं कि अपना देशों का अपना एक इंटरेस्ट है, जो उन्होंने किया है, जो वहां चल रहा है। भारत गुटनिरपेक्ष है। भारत किसी भी ग्रुप के संग नहीं है। भारत अमन
शांति, चैन मांगता है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है जी। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर साथ-साथ कई चीज़ें हमने ऐसी भी देखी जिसमें भारत के ऊपर जो है वो नाम लगाया गया। मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ूँगी कि सही था या गलत था, चाहे कनाडा से हो, चाहे पाकिस्तान से हो। कहा गया कि जी वो टारगेट किलर का कहा गया कि जी यहाँ पर कोई आके मार के निकल रहा है, तो कनाडा में भी कहा गया कि जी जो वो है खालिस्तान के लोग जो वहाँ पर हैं, उन्होंने भी कई इल्ज़ामात लगाए। मगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है कि वो उसको अच्छा नहीं लग रहा कि भारत जिस तरह तरीके से आगे जा रहा है। एक एक होती है ना, एक आदत होती है बादशाहत की कि ठीक है, ये सब हमारे अंडर ही रहें। लेकिन भारत इकोनॉमी वाइज़ आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें कहा भी जा रहा है कि नंबर 3 पे चले जाएँगे, तो हो सकता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका को बात पसंद ना आ रही हो। उस साइड पर आपके यहाँ से मैंने नहीं देखा कि कोई खास बात हो रही हो। जो भी बात कर रहा है वो या तो खालिस्तान वालों को कह रहा है या पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब कुछ कौन करवा रहा है, इसकी बात नहीं हो रही। देखिए आरजू, आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा है। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि कोई भी यूरोपियन मुल्क भारत को कभी भी विकसित होते देखना नहीं चाहता था। वो तो ये चाहते हैं ना, जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर वो एजेंडा अपना चलाते थे उसी प्रकार भारत में एजेंडा चलाए। लेकिन ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों की जीत है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जैसी, जो मैं ये कहूं सक्षम व्यक्तित्व है, उसको सत्ता हस्तांतरित किया। और आज नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे विश्व में डंका पीटा जाए। G20 आपने सम्मेलन देखा था, उसमें चाहने ना चाहने के बावजूद भी जो जो भारत ने प्रस्ताव रखे उसको मानना पड़ा। ये नहीं कि किसी दबाव में मानना पड़ा, इसलिए मानना पड़ा क्योंकि उनके इंटरेस्ट हमसे जुड़े हुए। हम विश्व का एक बहुत बड़ा बाजार है, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कोई भी मुल्क हमसे जो है, मैं ये कहूं कि पंगा लेने की सोचेगा नहीं। और महत्वपूर्ण बात, आपने कहा कि खालिस्तानियों की हत्या हो रही है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो लोग ये प्रश्न उठाते थे कि खालिस्तानियों को मारा जा रहा है, उनको ये प्रश्न भी उठाना चाहिए था कि जब भारत के तिरंगे को वो जलाते थे वहां पर, भारत के तिरंगे को 140 करोड़ भारतवासियों के मान और सम्मान को, हमारे प्राउड को, हमारे तिरंगे के ऊपर वो पैर रखते थे, तब इन लोगों के पेट में दर्द नहीं हुआ, तब इन्होंने नैतिकता की बात नहीं की। आज यदि कोई कुत्ते की मौत मारा जा रहा है तो उसका नाम हमारे संग जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इस प्रकार की कोई भी कार्य करने में विश्वास नहीं करते। अब कौन मार रहा है ये जांच का विषय है। भारत इस प्रकार की चींटी और मच्छरों को मारने के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग नहीं करता। बिल्कुल खैर सर, होना भी यही चाहिए। लेकिन सर एक कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि आप कह लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को देखनी चाहिए मेरे ख्याल से, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। उसमें एक बहुत बड़ा इशू जो मैं पाकिस्तान में भी बार बार बात करती हूँ, लेकिन खैर सुनता कोई नहीं, ये अलग बात है, क्योंकि हमारे यहाँ मौलवी मौलाना जो है उनका बड़ा जोर है। लेकिन सर आपके यहाँ सुनी जा सकती है सर, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के ऊपर कोई काम क्या नई गवर्नमेंट को करना चाहिए, कर सकती है? क्योंकि जिस खौफनाक तरीके से पाकिस्तान या हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, कोई भी गवर्नमेंट आए वो 100% तो क्या वो 50% भी उनको जॉब्स और बाकी चीजें देने देने के काबिल नहीं रहेगी। बिल्कुल आरजू, आपने जो प्रश्न उठाया है वो बहुत ही वैलिड है। और मैं आपको बताऊं कि जो सरकार हमारी आज भारत में है नरेंद्र मोदी जी की, हमारे मैनिफेस्टो में इसके ऊपर भी पॉइंट्स हैं। और मैं बताऊं कि हमारे मैनिफेस्टो में जो जो पॉइंट्स 2014 में थे उनको पूरा किया गया, 2019 में थे उनको पूरा किया। हमारे हमारा पहला टारगेट था, एक देश में दो प्रधान दो निशान दो संविधान नहीं रहेंगे, वो हमने पूरा किया। धारा 370 हटाई, 35 से हटाया, ट्रिपल तलाक को हटाया हमने। उसके अलावा हमने कहा कि यदि हमारे देश में कोई आतंकवादी गतिविधियां करेगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आपने देखा कि जो चीज यदि पाकिस्तान की धरती पे हुई तो उसका जवाब हमने दिया। और अगर कोई लोग सोचे कि वो किसी और मुल्क की जमीन का प्रयोग करके भारत के खिलाफ कोई एजेंडा चला सकते हैं, तो अब वो समय गया। वो मुझे 4 लाइनें याद आती हैं कि
ये जो मुल्क है अब बदल गया है, इसको तुम पुराना ना समझो। अब जो आने वाला है ये हमारा समय है, इसको तुम कोई मजाक ना समझो। तो वही चीज है, ये भारत की सदी है। और आपने जनसंख्या नियंत्रण की बात की, तो हम लोग सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं। उसमें जिस प्रकार से हमने वादा किया था कि धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर सभी पड़ोसी मुल्कों के अंदर जो भी अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो हिंदू है, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, उन सबको हम भारत में शरण देंगे, वो हमने पूरा किया। अब यूसीसी जो है, आपका समान नागरिक संहिता, उसको भी हम लोग लागू करेंगे इस चुनाव को जीतने के बाद। और जनसंख्या नियंत्रण, इस पे भी वर्कआउट हो रहा है। और ये मानवता के लिए, हम यदि लगातार इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे तो इस देश को, इस खाने की ना अन्न बचेगा, ना पीने के लिए पानी बचेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा विजन है कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके चलते हैं। लेकिन जो देश के लिए जरूरी है, हम उसको प्रायोरिटी करें। लेकिन सर ये तो आपका ख्याल है कि लोग मान जाएंगे अगर ये पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की गई भारत से? साथ साथ सर सिर्फ यही चीज नहीं है, जॉब्स के बारे में भी होना चाहिए। और जाहिर है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जॉब कहाँ से मिलेगी सर? एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट के ऊपर भी आपको लगता है कि नई सरकार जो आएगी वो खास ध्यान देगी? बिल्कुल। देखिए आरजू, आपने 3 प्रश्न एक साथ पूछे, तो मैं तीनों का पॉइंट वाइज करता हूँ। आपने इस प्रश्न के पीछे मैं बोला था ना कि मुल्ला मौलवी जो आपके यहाँ पर हैं वो नहीं मानते। हमारे देश के अंदर मैं आपको एक बात बहुत स्पष्टता से बता देता हूँ कि ना तो यहाँ पे मुल्ला का इस्लाम चलेगा, यहाँ तो अल्लाह का इस्लाम चलेगा। और अल्लाह किसी को ये नहीं कहता कि हर्ट करे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये देश जो है वो संविधान से चलता है, किसी भी धर्म की किताब से नहीं चलता। भारत की मैं बात कर रहा हूं। और जो लोग ये कहते हैं कि बच्चे तो अल्लाह की देन है, तो रोजगार यदि आप मोदी से मांगे और बच्चे अल्लाह की देन होंगे, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो यदि आपको रोजगार चाहिए, सुविधाएं चाहिए, तो आपको जनसंख्या नियंत्रण करना पड़ेगा। इसी के अंदर ट्रिपल तलाक को बैन किया गया। आप देखिए आरजू, जिस प्रकार से हलाला और ट्रिपल तलाक को बैन किया गया, आप भी एक मुस्लिम महिला है, आप भी समझती है कि ट्रिपल तलाक कितनी बड़ी कुरीति थी। पहले हमारे देश के अंदर 4 शादी, 5 शादी, 6 शादी आपने कर ली, निकाह पढ़ लिया, और उसके बाद आपने मैसेज करके कर दिया तलाक तलाक तलाक। दाल में अगर नमक ज्यादा है तो तलाक, आपने जूते साफ नहीं किए तो तलाक, कपड़े पे कहीं अगर स्पॉट आ गया है, वो साफ नहीं किया, वो तलाक, आपने प्रेस नहीं किया, वो तलाक, आपने ऊंची आवाज में बात कर लिया तो तलाक, आपने अपने पति से कुछ मांग लिया तो तलाक। इस प्रकार की कुरीतियों को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक को बैन किया। सर हलाला, हमारे यहाँ भी बैन ये है सर, पाकिस्तान में भी नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन आपके यहां नहीं हो सकती, हिंदुस्तान में तो था ना जी। हिंदुस्तान में तो ये चीज चल रही थी। हलाला जो है, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी कुरीति थी कि जिसके अंदर आप अपने पति से दोबारा शादी तब तक नहीं कर सकते जब किसी और व्यक्ति के संग आप शादी करके रात नहीं बिताते। तो इस प्रकार की कुरीतियों को खत्म किया गया। यूनिवर्सल सिविल, जो हमारा समान नागरिक संहिता है, इस देश में एक कानून होगा, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए। उससे भी जनसंख्या नियंत्रण पे एक बहुत लगाम लगाने में सहायता मिलेगी। और आपने जो एक और प्रश्न किया मुझसे कि ये जो रोजगार के ऊपर, तो उसपे तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा ना कि माल कहीं का भी बने, लेकिन पसीना भारतीय होना चाहिए। तो उसके ऊपर भारत सरकार काम कर रही है। आपने इन्वायरमेंटल पे बात की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आरजू, भारत के अंदर 26 एक्सप्रेस वे बने हैं अभी 10 साल के अंदर। और उन 26 एक्सप्रेस वे में ज्यादातर जो है वो ग्रीन एक्सप्रेस वे है। जंगल को काटा नहीं गया, उनके नीचे से एक्सप्रेस वे को निकाला गया। हम लोग ईवी पे काम कर रहे हैं लगातार। अगले 4 से 5 साल के अंदर देश के अंदर ईवी व्हीकल्स की जो बढ़ोतरी है, साल दर साल आप देखेंगे कि वो बढ़ती चली जा रही है। और चीन के बाद भारत सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है प्रयोग करने वाला देश बनेगा। बहुत जल्दी इसके ऊपर जो है वो काम चल रहा है। आप इन्वायरमेंटल की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने सबसे ज्यादा ध्यान जलवायु जो बदलाव है उस पर दिया है। पूर्व में जो विदेशों के अंदर कई ऐसे आयोजन हुए जहां पर कि भारत के द्वारा किए गए कार्यों, जलवायु नियंत्रण पे किए गए कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। और
आपको मैं बताऊं कि 1500 किलोमीटर का एक हम कॉरिडोर बना रहे हैं अरावली हिल्स की बॉर्डर एरिया को, जहां पर कि वो जो कॉरिडोर है वो पेड़ों का है, दोनों तरफ पेड़ लग रहे हैं। मतलब एनवायरमेंटल के ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार इतनी सजग है, पानी के ऊपर इतनी सजग है, वाटर हार्वेस्टिंग हर एक गांव में हो रही है। हम गांव को 60,000 गांव को हम लोगों ने इंटरनेट के माध्यम से उनकी पंचायतों को जोड़ा है, और उसके बाद उनको लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है किस प्रकार से वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, किस प्रकार से कृषि के जो उत्पादन है उसको बढ़ाना है, किस प्रकार जो है हमें वातावरण जो है पॉल्यूशन को खत्म करना है, ये सब काम चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन सर साथ-साथ आपने दुबई की आप पहले बात कर रहे थे, तो दुबई और इस तरह की दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी बिज़नेस जो है वो बढ़ाया जा रहा है भारत में। आपके ख़्याल से ये कितना इम्पोर्टेंट है बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो कितनी इम्पोर्टेंस रखती है किसी भी कंट्री के तरक्की में या प्रोग्रेस में? देखिए, बिजनेस तो हर एक कंट्री का जो है वो आधारशिला होती है, अर्थव्यवस्था आधारशिला होती है किसी भी देश की, जो है उसकी जीवन स्तर को सुधारने के लिए। और आपने दुबई की बात की, यूएई की बात की, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं आज की डेट में यूएई के साथ में। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने G20 के अंदर भारत और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय जो है राजमार्ग की जो बात की है, जो एक बिजनेस रूट की बात की है, उस रूट का एक महत्वपूर्ण जो पड़ाव होगा वो यूएई होगा। और यूएई से भारत के बीच में पाइपलाइंस भी डाली जा रही है, जिसके अंदर एक तरफ से तेल आएगा, दूसरी तरफ से पानी जाए। तो मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार की प्रोग्रेसिव सोच नरेंद्र मोदी सरकार की है, आने वाले समय में जो विजन 2047 भारत सरकार का है, नरेंद्र मोदी जी का है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए ये जो कार्य है बहुत ही फायदेमंद है। आपको मैं एक बात और बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं आरजू, पाकिस्तान की स्थिति तो सबको पता है क्या है, अर्थव्यवस्था की स्थिति सबको पता है क्या है। 2014 से पहले भारत के अंदर भी पक्के मकान के लिए लोग तरसते थे। जब नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि मैं सबको पक्का मकान दूंगा, तो उसकी जो है अतिशयोक्तियां उड़ाई गई। लोगों को यही नहीं पता था कि मक्का मकान कैसे दिया जाए। लेकिन आज हमें गर्व से कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 4 करोड़ पक्के मकान भारत सरकार ने देश के अंदर दिए। 4 करोड़ लाभार्थी आज के समय में पक्के मकानों में रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी पक्की छत नहीं देखी थी आरजू। और आपको मैं महसूस कराना चाहता हूं एक चीज, आप उस वातावरण में जाइए जब मूसलाधार बारिश हो रही हो और आपकी कच्ची छत से पानी लगातार टपक रहा हो, आपकी जो कच्ची दीवारें हैं वो लगातार भरभरा रही हो, उसमें एक परिवार जो है डर के बैठा हुआ हो कि ऐसा ना हो कि ये छत जो है वो गिर जाए इस बारिश के अंदर, इस आंधी के अंदर। ऐसे 4 करोड़ परिवारों को आज पक्का मकान नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आपको बताना चाहता हूं कि 12 करोड़ जो है इज्जत घर, हमारी बहनें, आप भी एक माँ बहन है हमारी परिवार, हम तो नारी को देवी मानते हैं, और देवी के इस समय दिन भी चल रहे हैं। सुबह या तो सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद ग्रामीण इलाकों में हमारी माँ और बहनें शौच क्रिया के लिए जाने को मजबूर होती थी। पूरे दिन यदि वो बीमार पड़ गई, किसी को अंतर्शोथ की परेशानी हो गई, तो वो किस प्रकार से शौचालय जाएंगी, इसको सोचती थी। आज मुझे गर्व से कहने में कोई परेशानी नहीं कि भारत माता के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने 12 करोड़ घरों को सुलभ शौचालय दिया, इज्जत घर दिया है। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ये ग्रामीण भारत को मजबूत करने का एक ऐसा जो मैं कहूं कि सूत्र है, जो कि किसी ने आज तक सोचा नहीं था। अब अर्थव्यवस्था की बात करता हूं। अभी जो हमारा संकल्प पत्र है, उसके अंदर 3 तरह की क्रेडिट लाइन देने की बात की। पहली, आपके यहां पर भी होंगे जो रेहड़ी पटरी पे जो व्यवसाय करते हैं, उन मेरे व्यवसायिक भाइयों के लिए जो भारत के अंदर हैं, उनको हम लोग 50,000 रुपए तक की जो है लोन की सहायता बैंक से देते हैं, बहुत ही कम ब्याज दर पे। वो जो है अब ग्रामीण इलाकों में भी हम लोग देंगे। पहले ये शहरी इलाकों में थी, अब ग्राम और कस्बों तक में हम लोग हर मेरे रेहड़ी पटरी वाले भाई को हम देंगे। इससे एक माइक्रो रेवल जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो जाएगी। आप सोचिए कि
70% तो भारत गांव में बसता है। और गांव में अगर कोई जो रेडी पटरी लगाता है उसको 50,000 रुपए का अगर लोन बैंक दे रहा है बिगर किसी शर्त पे, तो उसकी इकोनॉमी कितनी बूस्ट होगी। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें 3 पार्ट होते थे। एक आपका बाल, एक होता है शिशु और एक होता है तरुण। तो प्रधानमंत्री जी ने तरुण जो पार्ट है उसकी सीमा पहले 10 लाख तक थी, अब उसको बढ़ाकर हमने 20 लाख तक कर दिया। मतलब एक छोटे व्यापारी जो कि छोटा सा व्यवसाय करता है, वेयर हाउसिंग करता है या फिर सामान बेचता है, उसको यदि आवश्यकता पड़ती है आर्थिक, तो वो बैंक से 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है, वो भी बिना किसी जमानत राशि के। और तीसरा, हमने बजट में इस चीज को जो है डाला है कि 50,000 करोड़ रुपए का एक फंड डेवलप किया गया है, जिसको कि 50 साल तक हमारे देश के जो युवा है, अगर वो लोन लेता है तो 50 साल तक की इंस्टॉलमेंट्स में वो दे सकता है। मतलब देश की अर्थव्यवस्था में जो है नौकरी नहीं, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जो चाहिए चीजें, वो हमने दी है। इससे देश की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में आप देखिएगा गले कूचों के अंदर भी लोग अपना माल बनाएंगे और विदेशों में बेचेंगे। बिल्कुल ऐसा है सर, और जाहिर है कि इसी से जो है पाकिस्तान की अगर देखी जाए तो इकोनॉमी की हालत देख रहे हैं हम लोग, और हम समझते हैं कि भारत से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर भी कुछ लोग जो है वो खुशहाल हों और यहाँ पर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।